जो है ईरान वेट करेगा। ईरान का मेन टारगेट शुरू में जो होंगे, जो मिलिट्री एसेट्स है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला किया जाएगा। ईरान को वो नहीं छेड़ेगा, इसराइल को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। तो पहला जो रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, अगर अमेरिका हमला करता है, तो पहला जो रिटेलिएशन होगा वो जो है मिलिट्री बेसिस के ऊपर होगा। वो अमेरिका को बताने के लिए होगा कि अगर आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो हम जी आपके ऊपर हमला करेंगे। वहां के जो लीडरशिप है ईरान की, उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियर बोल दिया है कि अटैक विल बी वेरी फेरोशियस। और जी दूसरी चीज ये है कि ये जो लिमिटेड स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए लिमिटेड स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। हम्म लिमिटेड स्ट्राइक का मतलब यह है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, उसके बाद हम जो है फुल फ्लैश जो है अटैक करेंगे। तो मेरा ये मानना है, इनिशियली जब स्टार्ट होगी लड़ाई, उस समय हो सकता है ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला ना करे, सिर्फ वो मिलिट्री एसेट्स जो अमेरिका के उनके ऊपर हमला करेगा। और उसके बाद अगर इसराइल भी मैदान में आ जाता है, जो कि जी। आएगा, तो उसके बाद जो है ईरान जो है इसराइल के ऊपर भी हमला करेगा। मेरा ये मानना है। तो नागेंद्र जी। टैक्टिकली सबसे पहला जो हमला है हो सकता है इराक पे हो, क्योंकि वो सबसे क्लोज बाय है और वहां पे यूएस बेसिस है। नहीं, देखिए, पिछली बारी जब किया था तो कतर के ऊपर किया था। अब वो जी जो है, जहां तक जितने ये आप मिलिट्री बेसिस हैं, वो सारे के सारे विद इन रेंज है। इसराइल की जो, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, वो विद इन रेंज हैं। तो जी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमला करने के लिए मना किया। कई कंट्रीज ने तो ये कहा कि जी हम अपनी एयर स्पेस जो है नहीं देंगे आपको हमला करने के लिए। लेकिन अगर उनका कह भी देंगे, वो अगर वो एयर स्पेस अमेरिका यूज करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जी मेरे को लगता है कि जो है ईरान जो है उन पे हमला करेगा एयर बेसिस के ऊपर, जिनके ऊपर अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और अमेरिका भी प्रेशर में आ जाए। तो ये जो है बात होगी। जी। और जो है, जहां तक इसराइल का सवाल है, इनिशियल फेजेस में शायद इसराइल के ऊपर हमला ना किया जाए। नागेंद्र जी। ओके। एम्बेसडर वो रहा, आपको लगता है अगर मान लीजिए यूएस के किसी भी बेसिस पे हमला हुआ, कतार हो गया या जॉर्डन हो गया या ये जो बड़े अमीर अमीर देश हैं, अगर उनके वहां पर हमला हुआ, भले ही यूएस बेसिस पर हो, तो वो लोग इस वॉर में खुल के सामने आएंगे? इसराइल तो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन कतर या जॉर्डन कभी ईरान के अगेंस्ट हमला कर सकते हैं क्या, या वो मूक दर्शक ईरान बन क्या। के बैठे हाँ, रहेंगे? मैं समझ गया सर, लेकिन जब आप किसी भी देश की बेस पर, भले ही विदेशी बेस हो, वहां उस पर हमला जी करते हैं, तो उस देश पे आप हमला कर रहे हैं। आप उसकी टेरिटरी को वायलेट कर रहे हैं, उसकी सॉवरेंटी को वायलेट कर रहे हैं। वो जानते हैं बेवकूफ जो बैठे हुए तेहरान में, कि ये करने से सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश की थी। कर्नल साहब को याद होगा कि जब वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, वो ठोक रहे थे सद्दाम को, तो उसने मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी थी इसराइल पर, टू ड्रैग इजराइल इनटू द जंग, कि बाकी अरब देश मेरा समर्थन करें। लेकिन इसराइल ने अमेरिकन प्रेशर में नहीं रिस्पॉन्ड किया, मार खाते गए, पर चुप हो गए। उसके बाद सदाम को छुट्टी कर दी। जी मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी देश के मिलिट्री बेस, मिलिट्री एसेट को दूसरे देश में अटैक करते हैं, तो उस देश पे अटैक होगा। और ये सब मिले एज इट इज वो पसंद नहीं करते, क्योंकि ईरान अभी भी चाहता है कि जितनी मोनार्कीज हैं सब घर चली जाएं और वहां पर पीपल्स मूवमेंट आए। वो सब बकवास करने की बातें हैं। सो द रियलिटी सर इज, द अटैक इज कमिंग। अमेरिका ने अपने दो लोगों को जो बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर उसने हमला किया, मेरा मानना ये एप्स्टीन फेप्स्टीन को सब भूल जाएंगे। सारा मीडिया का फोकस होगा ऑन लेकिन ईरान। एम्बेसडर बोरा, यही तो शायद ट्रंप चाहते हैं कि एप्स्टीन को भूल जाओ। ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने माहौल बना दिया उनके अगेंस्ट यूएसए में, ट्रंप शायद चाहते होंगे कि ये सब भूल जाओ और परमाणु बम और तेल को याद रखो। तो अमेरिका का बिजनेस, अमेरिका का धंधा क्या, अमेरिका का धंधा तो धंधा है। तेल जी चाहिए मुझे। वेनेजुएला में आपने जाके, क्या नाम था उसका, मडूरो फडूरो को बाहर निकाल दिया वहां से, और उसके पास इतनी सारी रूसी और चीनी मिसाइलें और हथियार थे, एक नहीं चली, क्योंकि उसका सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कर्नल साहब जानते हैं, आपने उसको करप्ट कर दिया। उसको वर्म कहते हैं, वर्म जी घुसा दिया था अंदर, उसने सबको खत्म कर दिया। यहां तक कि रेडार कंट्रोलर्स, कर्नल साहब, माय वेनेजुएलन फ्रेंड्स टेल मी, जब वो बैठे हुए देख रहे थे, तो आसमान तो बिल्कुल नीला है, 150 हेलीकॉप्टर वहां मंडरा रहे थे, इनको नजर नहीं आ रहे थे। यही बिल्कुल। चीज होने वाली। दे आर गोइंग टू इनकैपेसिटेट द ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स, और उसके बाद ये ठोकेंगे सा मैसिव असॉल्ट। छोटा नहीं होगा जो पिछले साल जून में किया था, ये एक आधी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ठोका। अब की ये अक्रॉस द बोर्ड मारेंगे, और अंदर से
इंटरनली देयर विल बी अ मूवमेंट ईरान की जो इस समय मुल्ला रेजीम है उसके आ गया, मुल्ला नहीं कहूंगा, जो इस्लामिक जो पढ़े लिखे मौलाना की रेजीम है आपके दोस्त नहीं एम्बेसडर तो आपको मजा आता है जब आप ऐसे बातें करते हैं, क्योंकि आप जितनी बेबाकी से बोलते हैं, हम लोगों ने इतने एम्बेसडर्स से मुलाकात की होगी, लेकिन इतनी बेबाकी से आज तक किसी से बात नहीं हुई। तो ऑब्वियसली इसीलिए ये मुझे हमारे लिए कहते हैं कि बहुत एक स्वीट खराब सरप्राइज एम्बेसडर है। हूँ। अब एक बात ये हम समझना चाहते हैं एम्बेसडर वोरा, अभी बात हो रही थी कि एक हफ्ते में हो सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, और ये ऑलरेडी बोला जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट हो या किसी की रिपोर्ट हो, चलिए, लेकिन अमीन आमिर करके एक इंसान है ईरान के, उन्होंने भी ये दावा किया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी ईरान के पास हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज, कि ये बस डराने धमकाने की अपनी कलाएं हैं, कि इतना डरा दो कि सोचे ही नहीं आदमी अटैक करने का? इनके पास नहीं है, ये स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे एक हफ्ते में बनाए, पहले कहते वन स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे फ्रॉम न्यूक्लियर। जब मैं यूएस में पोस्टेड था इन दी 80s, उस वक्त भी जिहादिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में ये कहते थे, इराक के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में ये कहते थे। बाकी तो कुछ मिला नहीं, वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बन गए थे, वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन, किसी को कुछ नहीं मिला वहां पर। तो तो ये ये ही ईरान, मेरा माफी चाहूंगा, लेकिन ईरान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि अगर वो बोले कि हमारे पास 100% वेपन्स ऑफ मास बेवकूफ है ना, डिस्ट्रक्शन और अपने लोगों को बायोलॉजिकल बताने वेपन्स के है? लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक और बेवकूफ है सर, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, कर्नल साहब, उसको बेगिंस्की कहते हैं, आप लोग शायद जेलेंस्की कहते हैं, वो बेग करता रहता है। आधे अपने 90% अपने देश को बर्बाद कर दिया है। क्यों? सुन लीजिए मेरी बात सर, लेट मी कंप्लीट जी दिस। क्योंकि सारे यूरोप ने कहा तू तो नेपोलियन का बाप है, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा जनरल, वो मैं जनरल हूं, बंदूक कभी देखी नहीं है जिंदगी में, अपने देश को बर्बाद कर दिया। अब देखा आपने, उसका कोई नाम नहीं है। जी नोबडी टॉक्स अबाउट द फेलो। वो बेचारा दर दर भटकता है, गांव में जाता है, जी मैं आ गया हूं, मुझे कोई नौकरी दे दो, खाना दे दो। नोबडी केयर्स अबाउट। वो खत्म हो गई कहानी उसकी, ही इज गॉन। आई मीन रूस ने अब अपने हमले कम कर दिए हैं कि अब जी इसके पास कुछ बचा नहीं। और अगर ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, तो टाइगर लोग भूल जाओ। दूसरी तरफ फाइनली आई विल कंक्लूड दिस कि जो इसकी यूक्रेन की मैं बात कर रहा था, वो यूरोपियन यूनियन की कोई मैडम वेंडल 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 है ऐसी कोई, वो जी कहती है मैं $1 ट्रिलियन इकट्ठी कर रही हूं और हम कल सुबह से इतनी डिफेंस इंडस्ट्री बना देंगे। ओ मैडम, कभी जाके पता कर, कर्नल साहब बताएंगे 10 साल लगते हैं कोई फैक्ट्री बनाने में, आप 10 दिन के अंदर वो नहीं कर सकती। सो रियलिटी इज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वो बचाना चाहता है, बनाना चाहा, उसने देखा कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया था। ही जी वॉन्ट्स टू डू इट, ये उसको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, उसका टारगेट इजराइल है। उसने कई बार कहा है यहूदी को जीने का अधिकार नहीं है। सर मैं यहूदी हूं, मेरे परिवार में एक यहूदी दामाद है सर, आई एम नॉट ए यहूदी, आई एम हाफ पठान हाफ सिख, लेकिन यहूदियों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? कोई नहीं ईरान का समर्थन करेगा इसके अंदर। अब तो जिहादिस्तान भी कह रहा है मैं फौज भेज रहा हूं वहां पर अपनी, ये करने वो करने, और मेरा अगर कोई सिपाही मर जाएगा तो वो नेतन्याहू कहता है मैं $10 दे दूंगा, और कीमत काफी है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। कर्नल सिरोही, आपको हाँ लगता है जी। कि जैसे आपने अभी बोला स्टीव विटकॉफ तो ऑलरेडी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी समझ क्या बोलती है? आपको लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो सकता है, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या कुछ वो ऐसा बड़ा धमाका कर सकते हैं, या पूरे वॉर को बदल सकते हैं? जी जी नहीं नागेंद्र जी, उनके पास कुछ नहीं है। और ये जो मास और ये जो मैं बोल तो रहा हूँ, ये लड़ाई अब शब्दों की लड़ाई चल रही है, दोनों साइड से चल रही है। और ईरान अगर ये कर रहा है, बोल रहा है कि हमारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, वो वोरा साहब ने क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर आई है, ये हो सकता है ये अमेरिका ने प्लांट की हो, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर इराक के ऊपर हमला किया गया था। तो अमेरिका भी एक बहाना ढूंढ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना मिलना चाहिए जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब ये साबित कर सके कि हमने जो हमला किया है वो इस वजह से हमला किया है कि शायद उसके पास मास ऑफ डिस्ट्रक्शन जी है, जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये एक प्लांट किया हुआ मूवमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो ये सिर्फ जो लड़ाई है, रेटोरिक की लड़ाई है, एक दूसरे के खिलाफ बोले जा रहे हैं। और ये सबको पता है कि जिस हिसाब से आपको पता है अमेरिका का 1/3 जो मिलिट्री एसेट्स है वो ऑलरेडी जो है जी ईरान को घेरे हुए है। जी तो अगर 1/3 जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, अगर उसका 1/3 मिलिट्री एसेट्स ऑलरेडी ईरान के चारों तरफ है, तो ईरान का क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान सिर्फ क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ उनको लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बोले जा रहे हैं कि जी हम तो ये तबाही मचा देंगे, हम ये कर देंगे,
कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में आप देखेंगे बिल्कुल जो मिट्टी में मिला दिया जाएगा ईरान को, अमेरिका, और उसके साथ फिर इजराइल भी हमला करेगा, और जैसे पिछले बारी हुआ था इससे ज्यादा खतरनाक जो है हमले होंगे। पिछली बारी एक स्ट्राइक की थी अमेरिका ने, इस बारी मल्टीपल स्ट्राइक्स होंगी, आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर, मिलिट्री एसेट्स के ऊपर, खमेनी के ऊपर, और जो इनके ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। मैं कह रहा हूं तबाही मचा दी जाएगी, इतना ज्यादा मिलिट्री एसेट्स ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। तो कर्नल सिरोही, आपके हिसाब से अगर ये वॉर होती है तो बहुत लंबी नहीं खींचेगी, हो सकता है कि 12 दिन भी ना चले पिछली बार की तरह, इस बार पूरा सफाया होगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये उनका जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इजराइल का सिर्फ एक मकसद है कि ये जो रजीम चेंज करना, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस हालात जो बने हुए हैं इस टाइम, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालत उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके जो प्रॉक्सीज थे, खासतौर पर हिजबुल्लाह और हमास, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हाउतीज हैं थोड़े बहुत, वो इजराइल हाउतीज को अपने आप देख लेगा। तो जो ये आइडियल सिचुएशन है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, ईरान का रजीम चेंज कराने के लिए, रजीम चेंज उनको मार के किया जाए या किसी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए, या जो है उनके इतनी बुरी तरह उसको खत्म कर दे कि वहां के पब्लिक ही जो है अय्युथ्या खमैनी को मारने के चक्कर में हो जाए, तो ये मौका अमेरिका नहीं चूकेगा। अमेरिका जो है हमला करेगा, और हमला ऐसा होगा कि इसके बाद ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, ये इस्लामिक नाम इसके आगे से हट जाएगा, और ये जो भी नाम देंगे वो देना चाहते हैं। एम्बेसडर वोरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मान लीजिए कि आप ट्रंप की जगह होते और इस तरह की सिचुएशन होती, और ये बहुत सारे चैलेंजेस ट्रंप के पास अभी हैं, और उसके बावजूद वो अभी अपने पूरे संसद को एड्रेस करेंगे। अभी ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा होगा एम्बेसडर वोरा? आप तो काफी क्लोजली लोगों को जानते हैं, और आपकी उठ बैठ, जो आपका उठना बैठना रहा है, बड़े लोगों के साथ रहा है, आप थोड़ा समझा सकते हैं क्या कि इस तरह के समय में कूटनीतिज्ञ कैसे सोचते हैं, और क्या प्लानिंग्स चलती हैं, क्या बातें होती हैं? अगर मैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप होता और कुछ ना करता, खुदकुशी कर लेता, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं उसकी पॉपुलैरिटी में कि उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सब वो जो एड्रेस करेगा कांग्रेस को, यही बताएगा कि इसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर जो हम ही डाल रहे हैं, या प्रेशर डिप्लोमेसी, कि आपने अपने हवाई जहाज भी इकट्ठे कर दिए, नव युद्धपोत भी वहां भेज दिए हैं, आपकी ट्रूप्स की बूट्स ऑन द ग्राउंड तो वो नहीं करेगा, वो तो उसके पास बहुत से चमते हैं, जिहादिस्तान भेज देगा, $10 में अपने लोगों को बेच के वहां भेज देगा, या फिर तालिबान भी, इसको डोंट रूल दिस आउट, तालिबान अपने लोग भेजेगा, वो भी नफरत करता है ईरान के साथ, उनकी तो आपस में झड़प होती रहती है हमेशा। तो मेरा अपना मानना है कि कल जो ट्रंप साहब बोलेंगे अपने सांसद को, वो बताएंगे कि लोग, वी हैव रीच पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हम लोग कितने उनको ऑफर्स दिए हैं वो सुनते नहीं है। वो अमेरिका जो द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये ऐसे ही कुछ चीजें बोलेंगे, उसको ललकार रहे हैं। एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ अमेरिका, आई वांट टू मेक अमेरिका सो ग्रेट दैट किसी को और ये मौका ना मिले हम पर हमला करने का। सो आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट आई विल डू वट एवर इट टेक्स अमेरिकन लोगों की सुरक्षा करने के लिए। इसका मतलब है मैं ठोकने जा रहा हूं उनको। टेक इट फ्रॉम मी सर, वो अब पीछे नहीं हटेगा। अगर हट गया तो जो कुछ बची खुची उसकी इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी कि इतना पैसा तूने क्यों खर्च कर दिया टाइगर, महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, होमलेसनेस बढ़ रही है, नशे की चीजें आप जानते हैं क्या हो रहा है वहां पर, बड़ी बुरी हालत है। आपने तो देखा उसका जो पड़ोसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री नाउ, सो अमेरिका, या अरे फोर्थ वर्ल्ड कंट्री बन गया सर, जिस तरह से जो मैं देख रहा हूँ अभी। तो आपको पता है वहां पे उसका पड़ोसी एक है, उसको मेक्सिको नाम है शायद उसका, वहां पे वो किसी ड्रग बैरन को मार दिया, तो वो ड्रग वाले सड़कों पे उतर आए, पुलिस को पीट पीट के भगा दिया, उनकी फौज आ गई, फौज भी भाग रही है उनसे। तो देखिए क्या देश है वहां पर। सो डोनाल्ड ट्रंप कहता है अप टू 90% जो इलीगल ड्रग्स मेरे पास अमेरिका में आते हैं, वो आते हैं मेक्सिको के थ्रू, बनते हैं चाइना में पर आते हैं मेक्सिको के थ्रू। सो ही इज ट्राइंग नाउ टू पुट दिस अक्रॉस कि देखिए आई एम अ टफ मैन, मैंने जो वेनेजुएला पे करना था कर दिया है, अब मैं ईरान पे कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये ड्रग डीलर मेक्सिको के साथ मैं निपटूंगा। कर्नल सिरोही,
अगर वॉर हो जाती है, सब कुछ नस्तो नाबूद हो जाता है, ईरान जैसे कि एम्बेसडर वोरा ने बोला कि वो इस्लामिक वर्ल्ड हो सकता है ईरान से हट जाए, आप एक नया मिडिल ईस्ट या नया वेस्ट एशिया कैसा देखते हैं और किस तरह का संतुलन देखते हैं? क्योंकि एक बात तो ये जरूर हो जाएगी कि इजराइल के खिलाफ खड़ा होने वाला वहां पर कोई भी नहीं होगा, सारे यूएस के साथ होंगे। तो एक नया वेस्ट एशिया जो होगा वो कैसा होगा, और इजराइल कितना मजबूती से वहां पर निकल के आ सकता है अगर ईरान की तबाही हो जाती है या रिजीम चेंज हो जाता है तो? नागेंद्र जी, सबसे पहले तो इजराइल तो ऑलरेडी ही काफी ताकतवर है, जी उसको जो है और कोई ताकतवर होने की जरूरत नहीं है। ईरान इजराइल जो है मिडिल ईस्ट में इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और उनको लड़ना आता है और उनके अंदर जिगरा है लड़ने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके आप देखें 48 में लड़ाई हुई, 67 में लड़ाई हुई, 73 में लड़ाई हुई, कई जी के देशों ने मिलकर जो है इजराइल के ऊपर हमला किया, लेकिन इजराइल ने सबको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सवाल इस चीज का है कि ईरान के जो रजीम चेंज होने से और ईरान के अंदर वो रजीम आए जो कि प्रो अमेरिकन हो, जैसे 1979 के पहले शाह ऑफ ईरान था, चाहे जी वो पहलवी रजा पहलवी को लेके आए या वहीं से किसी को लेके आए, उस केस में जो है मिडिल ईस्ट में शांति होने की है। क्योंकि जितने प्रॉक्सीज हैं आप देखें मिडिल ईस्ट में, जितने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंडिंग सारी की सारी जो है ईरान की तरफ से होती थी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हौतीज हो या इराक के अंदर हो। तो ये पहली बात तो ये खत्म हो जाएगी, शांति वहां पे रहेगी, इजराइल का बोलबाला रहेगा। सिर्फ जो इजराइल के लिए जो एक और जो रहेगा, मैं ये थ्रेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक वो जो है जो वो है तुर्की। क्योंकि तुर्की और इजराइल के बीच में भी जो है आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं है। तो वो जो है उसके लिए इजराइल ने ऑलरेडी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइप्रस के साथ, ग्रीस के साथ और अपना किया, और चाहता है कि भारत भी उसका जो है हिस्सा बन जाए। तो मुझे लगता है सिर्फ तुर्की रह जाएगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, और वहां पे शांति स्थापित हो जाएगी। बाकी जो मोनार्कीज हैं वो भी खुश रहें, क्योंकि मोनार्कीज के भी नाक में दम कर रखा है ईरान में, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे बाकी जगह हो। तो ईरान की रजीम चेंज होने से मुझे लगता है मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि सालों से जो है वहां पे जो है लड़ाई झगड़े चलते रहे, वो खत्म हो जाएंगे और शांति स्थापित हो जाएगी। और अमेरिका का वहां पे बोलबाला और ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान जो ऑयल वगैरह ईरान से आता है जी वो अमेरिका कंट्रोल करेगा, जिस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल कर रहा चलिए है। एम्बेसडर वोरा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि भारत के लिए क्या अच्छा है, रिजीम चेंज अच्छा होगा या नहीं भारत के लिए? हमारे संबंध, एक चीज हमारी कूटनीति बड़ी स्पष्ट है जी कि जो भी सरकार वहां आती है वो उनका अपना फैसला है, जी हम उसके साथ डील करते हैं। अब आपको पता है कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और जी वहां पे एक मोहम्मद यूसुफ खान होता था, तो उसके साथ भी डील किया जब हमें करना था। वो बेवकूफ है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता गया, भाग गया वहां से, पता नहीं क्या कर रहा है। कहते हैं कहीं हिलरी क्लिंटन ने तो उसको वापस बुलाने से मना कर दिया कि मेरे पास तो दूसरा खनसामा आ गया, अब तेरी कोई जरूरत नहीं, कुछ और कर जाके। तो जी जो मेरा मानना है सर, कि हम लोग ये नहीं कहते, हम लोग डिसाइड नहीं करते कौन सी रेजिम ने आना है, क्योंकि फिर उसमें हम फंस सकते हैं। हम्म तो ये हम लोगों की हमारा तजुर्बा है कि अगर आप इम्पोज करो किसी तरह से कहीं पे भी, हमने कोशिश की है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं कोशिश किया। एक आपने हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम सुना होगा, नेपाल, कहते हैं कोशिश की थी वहां पे कुछ ना कुछ हो जाए, बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो ये चीजें फिर बूमरैंग, इसको बूमरैंग कहते हैं, करती हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। तो ये भी मेरा ख्याल चीन ने भी पंगा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भी दो चार तमाचे पड़े, तो वो भी अब शांत हो गया। सो रेजिम चेंज अगर होगी तो वो इंटरनल मूवमेंट है, वहां के लोग ये चाहते हैं, जो होना है हो। सद्दाम हुसैन हमारा बहुत मित्र था, गया तो नए के साथ भी हमने डील किया, जो चला हम्म जाता है उसके साथ डील। शेख हसीना चली गई, हमने यूसुफ खान के साथ डील किया। अब जो वहां पे आ गया तारिक रहमान, उसके साथ भी डील कर रहे हैं। सो वी जी डील विद जो भी सरकार होती है, और ये हमारी ताकत है। सब लोग इसको बहुत अहम मानते हैं। इजिप्ट में भी आपको पता है क्या हुआ, नासिर चला गया फिर भी बने रहे, फिर वो चला जी गया, ये चला गया, वो आ गया, मोहम्मद मोर्सी आ गया, मुस्लिम ब्रदरहुड का। वी केप्ट डीलिंग विद। हम लोग देश के साथ डील करते हैं। रेजिम जो भी उसके हों, वो समझ जाते हैं कि दोनों तरफ का अगर फायदा है, देन यू डील विद अस। तो ये हमारी रहेगी पॉलिसी वहां पर। और लेकिन इसराइल सर, जैसे जी कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो रीजनल हेजेमन बन गया है, वो दादा बन गया उस एरिया का। उसका मुकाबला करने के लिए अब कोई नहीं है। जितने वहां ईरान गया, बाकी सब देश अपने एम्बेसडर अगले दिन भेज देंगे टेल अवीव। और जी डार्लिंग स्वीट हार्ट, अब तो हमारे लोग हैं, वो देखिएगा आपको होगा एक दिन के अंदर सबके राजदूत पहुंच जाएंगे वहां। जी नॉर्मल और डिप्लोमेटिक अभी तरीके।
अभी मोदी जी जा रहे हैं और काफी सारी डिफेंस डील्स भी होनी है इजराइल के साथ, तो हम अपनी खुद की भी एक वॉर की तैयारी ऑलरेडी आई थिंक हम लगे हुए हैं, राफेल खरीद हम रहे लोग हैं, काफी कुछ हो हम रहा है। बहुत कुछ ले रहे हैं। उनकी बराक मिसाइल्स हैं, ये है, डिफेंस पे तो हम बहुत जोर देते हैं। पर मत भूलिए सर कि भारतीय कर्नल साहब, भारतीय कृषि में ड्राई लैंड फार्मिंग में जो परिवर्तन आया था वो हम्म। आया था ड्रिप इरिगेशन से। जी। ब्रिटिश को हमारे भारत में सेंटर्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस हैं जो हमने इसराइल के साथ खोले हैं। मेडिसिन में हम सहयोग कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च में हमारी बातचीत चल रही है। डिफेंस तो है बहुत मेजर, और फिर उसकी बराक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें वो टिंग टोंग के साथ भी तो लड़ना है ना, ना केवल जिहादिस्तान के साथ। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सब कहते रहे टू फ्रंट वॉर। इसराइल हमारा सर, एक चीज मैं बता देता हूं, कभी भी उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी डिनाई नहीं की है। जब भी हमने कुछ मांगा है, दे हैव गिवन, बड़े खुले दिल से देते हैं। आई विल कंक्लूड, क्योंकि आपने इसराइल का नाम लिया है। जी। योहाना स्पेक्टर थी सर, वहां पे बहुत बड़ी फिलोसोफर, फिल्म मेकर, आई न्यू हर वेल। और उसने एक चीज कही थी कि यहूदी जो समुदाय है उसके इतिहास में एक देश है जिसने कभी हमें नहीं सताया, वो देश भारत है। कहते हैं, हर जी। यहूदी के दिल में भारत बसता है। अब वो सही कह रही थी, गलत कह रही थी, आप समझ। अब पीएम साहब कल जा रहे हैं, एड्रेस करेंगे नेसेट को, अग्रीमेंट साइन, एक एमओयू तो है हमारा ऑलरेडी, नवंबर में किया था डिफेंस कोऑपरेशन में, और जी। अग्रीमेंट होंगे। और तुर्की शुर्की को मेरा ख्याल इससे बहुत गहरा सबक मिलेगा। और वो भी फिर वो जो वहां पे पाशा है, जो सुल्तान है, जो भी आधा दरबान, वो भी, जो भी इसका नाम है, वो भी भाग जाएगा वहां से। आप देखते जाइए। चलिए वोरा साहब, ये अब टॉक हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले बस एक आखिरी सवाल मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। वोरा साहब, वॉर हो जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, सब कुछ मान लीजिए हो जाता है, ईरान की जनता के लिए कैसा होगा? अब मैं ये समझना चाहता हूं कि जो नया ईरान बनेगा, मान लीजिए कि वॉर होती है और युद्ध में जीत हो जाती है यूएस की, उसके बाद जो नया ईरान बनेगा वो कैसा होगा? चाहे तो वो इराक की तरह बिल्कुल नहीं, बर्बाद, या हो नहीं, सकता है कि सऊदी अरेबिया की तरह आबाद। तो आप कैसे मेरा ख्याल देखते है हैं, कि तरक्की किस तरह होगी। का माहौल होगा? मैंने देखा है सर, मैंने अपने करियर में देखा है, जहां जहां कट्टरपंथी इस्लाम आता है उस देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाती है। मैंने ये सूडान में देखा है सर, मैंने ये यमन में देखा है। लेकिन जो सऊदी बहुत, अरेबिया। नहीं, सऊदी अरब में कट्टरपंथी नहीं है सर। उन लोगों ने शुरू में किया था, बाद में देखा सारी दुनिया नाराज हो रही है, तो फिर खामोश हो गए। आजकल तो बड़ी वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। यूएई में तो टेम्पल भी बन गया है। ये तो आप जानते हैं सारी चीजें सर, जी। मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब फंडामेंटलिज्म को या रेडिकलिज्म को भूल जाइए। फंडामेंटलिज्म होता तो बहुत अच्छी चीज है, पर ये हम्म। फंडामेंटलिस्ट को भूल के बकवास करते हैं। मेरा अपना मानना है, ईरान के लोग सर, ईरानियन डजंट वांट टू फाइट। वो चाहता क्या है यार, मैं आराम, मेरे बच्चे स्कूल में जाएं, मेरे पास पैसे हो। जो शाह के टाइम में, चलिए एक छोटा ग्रुप था, लेकिन हमको खाने पीने को सब कुछ मिलता था, रहने को जगह थी। सब मेमोरी भी तो बड़ी शॉर्ट होती है ना, हम जी। लोग भूल जाते हैं। और यहाँ पर इस समय ईरान में एक स्लोगन चल रहा है कि शाह के टाइम में हम ज्यादा खुशहाल थे। अब सही हम्म। है गलत है, बट ये लोगों में फीलिंग थी। हाँ, सो आई एक थिंक दे पर्शियन विल कंट्री थी, इट वाज नॉट अ मुस्लिम कंट्री। लेकिन वेलकम। जी। थैंक यू, थैंक जी। यू, बिल्कुल सही जी। कहा आपने। सिरोही साहब, आप भी हमें थोड़ा समझा दें, आपको क्या लगता है कि किस तरह का रिजीम परिवर्तन होगा और ईरान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, या इराक की तरफ एक भूला हुआ देश बन के रह जाएगा अगर वॉर होती है और उसके बाद यूएस की जीत होती है तो? नहीं, देखिए, यूएसए उसको जो है इराक जैसा नहीं होने देगा। रजीम चेंज होती है तो रजीम चेंज में जो भी आएगा, चाहे वो रजा पहलवी आए या कोई और जो है वहां पे आते हैं, तो वो जो है प्रो अमेरिकन होंगे। और अगर प्रो अमेरिकन होंगे तो जितने सैंक्शंस जो है अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने जितने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, वो सारे सैंक्शन दूर हो जाएंगे। सैंक्शन दूर होते ईरान के पास इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, उसके बाद तेल की कोई कमी नहीं है। तेल वो आराम से बेचेगा, जी। खुशहाली आएगी, लोग खुश होंगे। तो मुझे लगता है रजीम चेंज होने में ईरान का भी फायदा है, इजराइल का भी फायदा है, एज ए मिडिल ईस्ट के पूरा फायदा है। जितने ये प्रॉक्सीज हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अमन शांति वहां पे रहेगी। तो मुझे लगता है ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और बल्कि पूरी दुनिया के हित में है कि ये जो है रजीम चेंज हो और कोई ना कोई रजीम ऐसी आए जो कि वहां पे खुशहाली लेके आए। तो उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरीके से ही होगा और अमेरिका इंश्योर करेगा कि ईरान के अंदर खुशहाली, क्योंकि जिस दिन सैंक्शन हट गए ईरान के ऊपर से उस दिन खुशहाली अपने आप ही आ जाएगी। तो ये हम्म। जो है सिनेरियो होने वाला।